अखंड भारत पर अंग्रेजों, पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों ने पहले व्यापार के माध्यम से अपनी पैठ जमाई, फिर यहाँ के कुछ क्षेत्रों को सैन्य बल और नीति के माध्यम से अपने पूर्व अधीन करने का अभियान चलाया। अंग्रेजों के आने से पहले भारत के अधिकांश भूभाग पर जाट, क्षत्रिय, राजपूत, सिखों और दक्षिण के शासकों का राज था। पश्चिम में सिंध, बलूचिस्तान, हिंदू कुश, मुल्तान, पंजाब, पश्तून आदि जगह पर पूर्णतः इस्लामिक सत्ता कायम हो चुकी थी। दिल्ली, बंगाल, मैसूर जैसी हिंदू बहुल जगहों पर मुस्लिम शासकों का शासन था, जिसकी लड़ाई मराठा, राजपूत, सिख और दक्षिण के राजाओं से जारी थी। वे चाहते थे कि यहाँ पर भी हमारा पूर्ण अधिकार हो, लेकिन यह सपना अधूरा रहा। जो ने मुस्लिमों के साथ मिलकर भारत की सत्ता क्षत्रिय, राजपूतों, सिखों आदि से छीनी थी, लेकिन प्लासी के युद्ध और मैसूर के युद्ध की चर्चा भी थी। इस युद्ध के माध्यम से यह दर्शाया जाता है कि मुस्लिमों ने अंग्रेजों से टक्कर ली थी। हालांकि इतिहास के अधूरे सच को बताने से विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। एक समय था जबकि राजपूतों, मराठों और सिखों ने अंग्रेजों से लोहा लिया था और अंग्रेजों का साथ उस समय मुस्लिम शासकों ने दिया। फिर एक समय ऐसा भी आया, मुस्लिम शासकों को हटाने के लिए अंग्रेजों ने राजपूतों और सिखों को अपने साथ लिया और इस तरह अंग्रेजों ने दोनों पक्षों के लिए अपने कार्य करने पर मजबूर कर दिया। दरअसल अंग्रेजों ने हिंदुओं को भरमाने के लिए यह दुष्प्रचार बड़े पैमाने पर किया कि अगर वह भारत छोड़कर गए तो मुसलमान अतीत की भांति उन पर हुकूमत करना फिर से शुरू कर देंगे। उन्होंने मुसलमानों को यह कहकर बहकाया कि हिंदू अतीत के मुसलमानी शासक का बदला तुमसे चुकाएंगे। अंग्रेजों द्वारा लिखे गए इतिहास को लेकर आज भी भारत के लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन सच कोई जानना नहीं चाहता। लेकिन सवाल यह उठता है कि अंग्रेजों को भारत लेकर कौन आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 ईस्वी में ब्रिटेन का शाही अधिकार पत्र द्वारा व्यापार करने के अधिकार प्राप्त हुआ। यह लंदन के व्यापारियों की कंपनी थी, जिसे पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया। उत्तर भारत में 1615 से 18 ईस्वी में सम्राट जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेषाधिकार देकर भारत में व्यापार करने की छूट दे दी। दूसरी ओर यह देखते हुए दक्षिण भारत में 1640 ईस्वी में विजयनगर शासकों के प्रतिनिधि चंद्रगिरी के राजा ने इस कंपनी को चेन्नई के एक भूभाग पर कारखाने लगाने की अनुमति दे दी। कंपनी ने यहाँ पर शीघ्र सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया और अपनी व्यापारिक नीति के साथ ही रणनीति की शुरुआत की। 1661 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक और सफलता मिली। चेन्नई के अलावा उसे बंबई का एक टापू भी मिल गया। हुआ यूं कि ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में दहेज में बंबई का टापू मिल गया। चार्ल्स ने 1668 ईस्वी में इसको केवल 10 पाउंड सालाना किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इसके बाद 1669 और 1677 ईस्वी के बीच कंपनी के गवर्नर जेराल्ड आंगिनर ने आधुनिक बंबई नगर की नींव डाली। यह क्षेत्र बाद में अंग्रेजों के व्यापार और युद्ध का गढ़ बन गया। अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति सबसे पहले जहांगीर ने दी थी। इसमें जहांगीर की भी रणनीति थी। जहांगीर और अंग्रेजों ने मिलकर 1618 से लेकर 1750 तक भारत के अधिकांश हिंदू रजवाड़ों को छल से अपने कब्जे में ले लिया। बंगाल उनमें से उस समय तक का अछूता था। उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। बाद में 1757 उसे भी हरा दिया गया। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की लड़ाई को प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण से 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना में रॉबर्ट क्लाइवर्ड के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। इस युद्ध की जानकारी लंदन के इंडिया हाउस लाइब्रेरी में उपलब्ध है। वहाँ भारत की गुलामी के समय से 20,000 दस्तावेज उपलब्ध हैं। वहाँ उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार अंग्रेजों के पास प्लासी के युद्ध के समय मात्र 300 सिपाही थे और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सिपाही। उस समय ब्रिटिश सेना 1757 में नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ युद्ध लड़ रही थी। आश्चर्यजनक रूप से कंपनी ने सिराजुद्दौला की सेना को हरा दिया था।
ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में लाने वाले मुगल जहांगीर और उसके बाद सम्राट शाह आलम द्वितीय एसाई शाह कंपनी की फौजों को बढ़ते हुए देखता रहा। उसके देखते देखते कंपनी ने मैसूर के मुस्लिम राज्य को हड़प लिया और हैदराबाद के निजाम को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। हालांकि वह इस बात से संतुष्ट होता रहा कि कंपनी ने मराठा और राजपूतों को भी उखाड़ फेंकने के लिए अभियान चलाया हुआ है। डेविड आर्टर लोनी, जो कंपनी की सेवा में एक मुख्य सेनानायक था, मराठों ने दिल्ली की रक्षा के लिए वारेन हेस्टिंग्स के प्रशासन काल में मराठों द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने के बाद तो मुगल सम्राट वस्तुतः कंपनी का एक रिटायर्ड एवं पेंशन युक्त कर्मचारी बना रहा। 1929 ईस्वी में आसाम, 1843 ईस्वी में सिंध, 1849 ईस्वी में पंजाब और 1852 ईस्वी में दक्षिण बर्मा भी कंपनी के शासन में आ गया। बर्मा से पेशावर तक कंपनी का पूर्ण आधिपत्य था। कंपनी ने ब्रिटिश सेना की मदद से धीरे धीरे अपने पैर फैलाना शुरू कर दिया और लगभग संपूर्ण भारत पर कंपनी का झंडा लहरा दिया। उत्तर और दक्षिण भारत के सभी मुस्लिम शासकों सहित सिख, मराठा, राजपूत और अन्य शासकों के शासन का अंत हुआ। भारत में ब्रिटेन का दो तरह से राज था, पहला कंपनी का राज तो दूसरा ताज का राज। 1857 से शुरू हुआ ताज का राज 1947 में खत्म हो गया। इससे पहले 100 वर्षों तक कंपनी का राज था। इतिहासकार मानते हैं कि 200 वर्ष के ब्रिटिश काल के दौरान संभवतः 1904 में नेपाल को अलग देश की मान्यता दे दी गई। फिर सन 1906 में भूटान को स्वतंत्र देश घोषित किया गया। तिब्बत को 1914 में भारत से अलग कर दिया गया। इसके बाद 1937 में बर्मा को अलग कर देश की मान्यता दे दी गई। इसी तरह इंडोनेशिया, मलेशिया भी स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। बाद में 1947 को भारत का एक और विभाजन किया। हालांकि इस पर कई इतिहासकार के मतभेद है। तो आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।